हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी न कभी कोई न कोई परेशानी ज़रूर आती है। ज़रूरत होती है धीरज रखने की, और धीरे धीरे वही कैक्टस फूल बन जाते हैं। कथानक यही है कहानी का, कैक्टस बन गए फूल। कहानी प्रस्तुत है। कोकिला का मन उदास था और तन शिथिल। बिना बाप की लड़की को देखने आज फिर एक महाशय अपने परिवार के सहित आने वाले थे। ये 10वां मौका था। परिणाम वो जानती है, पर माँ वो भैया की खुशी के लिए वो इस नाटक में हमेशा हिस्सा लेती है। भैया को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है और भैया की अपनी खुद की जिंदगी भी कांटों भरी है। वो उन्हें और मानसिक यंत्रणा नहीं देना चाहते। भैया की शादी अपने आप में ही एक कैक्टस है। 3 वर्ष पूर्व भैया की शादी बड़ी धूमधाम से शीना भाभी के साथ हुई थी। उस समय बाबूजी भी थे। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था। शादी एक अच्छे व बड़े घराने में हो रही थी। उस पर भाभी नौकरी भी कर रही थी। सोने पे सुहागा वाली बात थी। भैया एक सरकारी विभाग में क्लर्क थे। बाबूजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। एक रिश्तेदार के मध्यस्थता में ये विवाह हो रहा था। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। ओवर बजट शादी हुई थी और बड़ी धूमधाम से भाभी घर आ गई थी। दूसरे दिन सवेरे से ही भाभी ने मुंह बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बाथरूम उनको छोटा वो गंदा लग रहा था। बाबूजी ने स्वयं बाथरूम साफ किया था। वो एक छोटे से कमरे को बाथरूम बना दिया था, जो सिर्फ भाभी के लिए था। उस कमरे की नाली बाथरूम की नाली से मिल जाती थी। धीरे धीरे भाभी को हर जगह कमी नजर आने लगी थी। किचन में, उनके बेडरूम में और दीवारों में। जैसे तैसे 2-3 दिन बीते थे और भाभी के भैया नीरज उनको लेने आ गए थे। वे 2-3 दिन रुके थे। भैया उनको आसपास की जगह दिखाने ले जा रहे थे। वे हर बार मुझे साथ ले जाने का दबाव बना रहे थे, पर मैंने कठोरतापूर्वक मना कर दिया था कि माँ अकेली है, भाभी अभी यहाँ कुछ जानती नहीं है, इसलिए मुझे माँ के साथ खाना बनवाना है। ऐसा मैंने इसलिए भी किया था कि मैंने नीरज की आंखों में अपने लिए कुछ अजीब से भाव देखे थे और मुझे घबराहट सी हो रही थी। माँ ने नवरात्र में दोबारा भाभी को विदा करवाने के लिए बाबूजी को जाने के लिए कहा था। बाबूजी ने निरीह भाव से अपने कपड़ों की ओर देखा था। माँ ने भैया से बाबूजी के लिए कुछ अच्छे कपड़े लाने को कहा था। भैया बाबूजी के लिए धोती कुर्ता ले आए थे। बाबूजी बस में बैठकर पास के शहर में चले गए थे। लौटने में भाभी के मायके से तमाम सामान लाद कर कार छोड़ने आई थी। माँ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। बाबूजी भी कार से मुस्कुराते हुए उतरे थे। माँ ने लोटे में जल लेकर भाभी की नजर उतारी थी। वो जल पास में लगे हुए नीम के पेड़ पर डाल दिया था। हम सब भाभी के साथ आए हुए सामान को बड़े अपनेपन की नजरों से देख रहे थे।
भाभी अंदर आकर अपने बेडरूम में चली गई थी। नीरज जो उनके साथ ही आया था, उनके साथ ही उनके बेडरूम में चला गया था। बाबूजी जाकर अपने कमरे में लेट गए थे। माँ ने चाय बनाई थी, वो साथ में मिठाई व नमकीन भी ट्रे में रख दी थी। माँ ने मुझे वो सब कुछ भाभी के कमरे में पहुंचाने को कहा था, तो मैंने मना करते हुए कहा था, मैं बाबूजी को दे आती हूँ, आप अंदर दे दीजिए। माँ ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा था और भाभी के कमरे की तरफ चली गई थी। मैं बाबूजी को चाय नाश्ता देकर रसोई में चली गई थी, विशेष खाने की व्यवस्था जो करनी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं वो माँ रसोई में काम कर रहे थे, तो नीरज रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। माँ ने उसे निहारा था तो वो बोला था, दीदी का सिर दर्द कर रहा है। फिर मेरी तरफ देखकर बोला था, तुम चलकर जरा दबा दो। मैंने माँ की तरफ देखा था, फिर उधर से कोई निर्देश न पाकर मैं उठी थी। वो बाम की शीशी नीरज को पकड़ाकर बोली थी कि आप लगा दीजिए, मुझे रसोई में काम करना है। नीरज बुरा सा मुंह बनाकर 2 मिनट तक खड़ा रहा था, फिर कमरे की तरफ चला गया था। शाम को भैया ऑफिस से आ गए थे। 2 मिनट रसोई में झांक कर पूछा था, क्या क्या बन रहा है? नीरज आया है, कुछ अच्छा सा ही बनाना। बाहर से कुछ लाना हो तो बता देना, कहकर वे भाभी के कमरे में चले गए थे। मैंने और माँ ने मिलकर खाना बना लिया था। बाबूजी को खाना वक्त पर परोसकर मैंने उन्हें उनके कमरे में दे दिया था। रात को सभी भैया भाभी और नीरज खाना खाने बैठे थे तो माँ ने परोस दिया था और मैंने थाली लगा दी थी। भाभी ने कहा था, यहाँ तो ठीक से खाते भी नहीं बनता, हमारे यहाँ तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। भैया ने कहा था, धीरे धीरे डाइनिंग टेबल भी आ जाएगी। खाने के दौरान नीरज ने कहा था कि पूरा खाना यहीं रख लीजिए, सब साथ में बैठकर खा लेते हैं। पर माँ ने कहा था कि हम परोस देते हैं, तुम लोग अच्छे से खा लो। नीरज ने मुंह बना लिया था। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए थे। मैंने बाबूजी को दूध दिया था तो बगल की चारपाई पर लेटे हुए नीरज की ओर भी दूध का गिलास बढ़ाया था। उसने जानबूझकर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी और मैंने छुड़ाने की। इसी कश्मकश में दूध का गिलास लुढ़क गया था और बाबूजी चौंक गए थे। नीरज 3-4 दिन रुका था और इन दिनों में उसका भरसक प्रयास मेरे आसपास रहने का था। मुझे उससे एक अनजाना सा डर लगा रहता था और मैं उससे बचने का प्रयास करती थी। भाभी कभी कभी किचन में आती थी तो ग्लव्स पहनकर सब्जी काटने जैसे कुछ काम करवा लेती थी। उनके व्यवहार से स्पष्ट था कि वे मुझसे या माँ से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। बस उतना ही बोलती थी जितना जरूरी होता था। भैया के ऑफिस से आते ही वे अपने कमरे में चली जाती थी। रात का खाना भैया भाभी के साथ कमरे में खाने लगे थे। मैं बाबूजी को खाना परोस कर उनके कमरे में दे आती थी। भैया भाभी को उनके कमरे में खाना देने के बाद मैं वो माँ रसोई में बैठकर खाना खा लेते थे। उन दिनों माँ की पीड़ा मैं उनकी आंखों से महसूस कर पा रही थी, मानो कह रही हूँ
कि घर आंगन भर जाने के लिए बहू लाए थे, पर वो तो बेटे के साथ एक कमरे में सिमट कर रह गई। बाबूजी के पास भैया शाम को कुछ समय बिताया करते थे। मैं, भैया और माँ तीनों एक साथ खाना खाया करते थे, पर सब कुछ बंद हो गया था। पूरा घर सिमट कर एक शून्य में बदल गया था। हंसना, खिलखिलाना सब जाने कहाँ चला गया था। बाबूजी भी इस पीड़ा को महसूस कर रहे थे। एक दिन शाम को दूध देने गई तो बोले थे, कोकिला, चलो तुम्हारी माँ के साथ चलकर कुछ दिन गांव में रहते हैं। जाने घर में कब से ताला पड़ा है, उसकी देखभाल भी तो जरूरी है, आखिर पुरखों की देहरी है। बाबूजी की अनकही पीड़ा को मैं महसूस कर रही थी। फिर भी मैंने बस इतना ही कहा था कि बाबूजी, भैया को तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने धीरे से उदास लहजे में कहा था कि हाँ, वो तो है। इस बीच मैंने एमएससी कर लिया था और एक स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई थी। घर पर भी मैंने 2-3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक शाम बच्चे पढ़कर वापस जा रहे थे कि बाबूजी अचानक पलंग से नीचे गिर गए थे। बच्चे चिल्लाए थे तो मैं दौड़ी थी। मैंने माँ को आवाज़ लगाई थी। भैया ऑफिस में थे और भाभी अपने कमरे में सो रही थी। मैंने उनका दरवाज़ा नॉक किया था, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने पड़ोसियों की सहायता से बाबूजी को अस्पताल पहुंचाया था। वो भैया को फ़ोन किया था। थोड़ी देर में भैया अस्पताल पहुंच गए थे। इलाज शुरू हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि हार्ट अटैक था। 15 दिन के बाद बाबूजी ठीक होकर घर आए थे, लेकिन इस बीच घर में एक नया नाटक शुरू हो गया था। बाबूजी वाली घटना को लेकर भैया ने भाभी से कहा था कि घर में इतना शोरगुल हुआ, पड़ोसी आकर बाबूजी को अस्पताल ले गए और तुम सोती रही। तुम्हारा बाबूजी के प्रति कोई दायित्व नहीं है क्या? उत्तर में भाभी बिफर गई थी। वो बोली थी कि या तो वे भैया के साथ अलग घर में रहेंगी या फिर मायके में। भैया अनिश्चय की स्थिति में थे। न तो वे अपना परिवार तोड़ना चाहते थे और न ही अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना चाहते थे। वक्त बीतता जा रहा था, साथ ही भैया के चेहरे की चमक फीकी पड़ती जा रही थी। अस्पताल से लौटने के बाद बाबूजी को माँ के द्वारा सब कुछ पता चला था। बाबूजी ने भाभी को बुलाकर समझाया था, बहू, ये तुम्हारा ही घर है। कोकिला की शादी हो जाएगी तो वो अपने घर चली जाएगी। हम दोनों कितने दिन के मेहमान हैं, न जाने कब बुलावा आ जाए। घर तो तुम्हारे ही दोनों का है। भाभी ने कहा था, इस खंडहर को आप घर कहते हैं और फिर यहाँ भी चैन से कहाँ रह पाते हैं। बाबूजी चुप हुए थे, पर ईश्वर शायद उनकी बातें सुन रहा था। अगले ही दिन उन्हें फिर अटैक आया था और डॉक्टर के पास तक नहीं जा पाए थे। डॉक्टर को ही उनके पास आना पड़ा था। बाबूजी हम सबको छोड़कर चले गए थे। भैया ने भाभी से मना कर दिया था और कह दिया था कि वे अलग घर में नहीं रहेंगे। बाबूजी की 13वीं में भाभी के मायके वाले आए थे और भाभी घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। साथ ही ले गई थी भैया का सुख चैन। जब भी हम भैया का थका वो उतरा चेहरा देखते थे तो अपने आप को अपराधी महसूस करते थे। बाबूजी के जाने के 1 वर्ष बाद
माँ ने भैया से मेरी शादी की बात करनी शुरू कर दी थी। कभी कभी माँ मुझसे अकेले में कहती थी कि तेरी शादी हो जाए और भगवान मुझे भी पूछ ले तो तेरे भैया का घर बस जाएगा। माँ रिश्तेदारों को भी मेरे लिए लड़का बताने को कहती थी। कुछ रिश्तों में बात आगे बढ़ी थी, तभी एक दिन नीरज आया था। सुबह का वक्त था, भैया घर पर ही थे क्योंकि उस दिन रविवार था। नीरज का स्वागत पहले की तरह ही किया गया था। हम सब ने सोचा था कि शायद समझौते की पहल की गई है। अंदर से खुशी भी हुई थी। बाद में नीरज ने बताया था कि वो भाभी का गहना, वो बाकी सामान लेने आया है। माँ वो भैया ने इजाज़त दे दी थी। रात का खाना भैया वो नीरज ने साथ साथ खाया था। गर्मी के दिन थे, इसलिए भैया वो नीरज की चारपाइयाँ छत पर डाली गई थी। मैं और माँ आंगन में चारपाई डालकर सो गए थे। जीने में दरवाज़ा नहीं था। माँ रात को नींद की गोली लेकर सोती थी। रात को अचानक मेरी नींद खुली थी तो मैंने अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस किया था। मैं चिल्लाने ही वाली थी कि उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैंने अपने हाथों पैरों से एक ज़बरदस्त ठोकर उसके सीने व पीठ पर मारी थी और उठकर खड़ी हो गई थी। उसने कहा था, बड़ी महारानी बनती हो, बाहर बदनाम कर दूंगा। मैंने कहा था, नीरज जो भी तुम्हारे जी में आए कर लेना। मुझमें न जाने कहाँ की हिम्मत आ गई थी। सुबह नीरज का सब सामान लेकर बिना खाना खाए ही चला गया था। जाते जाते मुझसे कह गया था, ध्यान रखना, तेरी शादी नहीं होने दूंगा। मैंने मुंह फेर लिया था। उसके बाद से जितने भी रिश्ते आते थे, बात बढ़ती थी। मुझे पसंद कर लेते थे क्योंकि मैं सर्विस भी कर रही थी, परंतु घर पहुंचकर कुछ दिन बाद कोई भी बहाना बनाकर सॉरी बोल दिया जाता था। माँ के चेहरे के भाव देखकर मैं इस दिखावा की रस्म को मानने से इनकार नहीं कर पाती थी। भैया का चेहरा भी बहुत दयनीय हो जाता था। मुझे लगता था कि भैया हम लोगों की देखभाल की सजा भुगत रहे हैं। आज फिर लड़का अपनी भाभी के साथ देखने आने वाला था। मैंने वो माँ ने हमेशा की तरह नाश्ता तैयार किया था। कुछ सामान भैया बाजार से ले आए थे। वक्त पर लड़का यानी सोमेश अपनी भाभी के साथ आ गए थे। मुझे बुलाया गया था। मैं निर्लिप्त सी उनके सामने जाकर बैठ गई थी। सोमेश की भाभी मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी थी। सोमेश का व्यक्तित्व भी हंसमुख था। अच्छे माहौल में सबने नाश्ता किया था। कुछ औपचारिक सवाल मुझसे पूछे गए थे। फिर सोमेश ने बाहर कहीं पार्क में जाने की इजाज़त मांगी थी। माँ वो भैया ने हाँ कह दिया था। हम दोनों पैदल ही पास के एक पार्क तक गए थे। पार्क में एक बेंच पर बैठते ही सोमेश ने मुझसे पूछा था, नीरज कौन है? मैंने बता दिया था कि मेरी भाभी का भाई है। हमारे घर से संबंध अच्छे नहीं हैं, मुझ पर बुरी नज़र रखता है, कहकर मैं चुप हो गई थी। सोमेश ने पुनः पूछा था कि तुमने उससे शादी क्यों नहीं कर ली? मैंने कहा था कि उसने शादी का प्रस्ताव भी नहीं रखा था, बल्कि अमानुषिक हरकत करने की कोशिश की थी। सोमेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। फिर कहा था, अगर तुम छुपाने की कोशिश करती तो मेरे मन में विकार आता, परंतु तुमने सच सच बता दिया, ये मुझे अच्छा लगा। उसका पत्र मेरे पास भी आया था।
जिसमें उसने तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। मैं ऐसी नीच हरकतों वाले पर यकीन नहीं करता। मेरे घर में मेरी भाभी भैया वो भतीजा है, माँ नहीं है। उनकी कमी मैं महसूस करता हूँ। कोकिला, जो धीरे धीरे अपने आंसू पोंछ रही थी, बोली थी, क्या मैं आपसे एक प्रार्थना कर सकती हूँ? सोमेश ने अनुमति दे दी थी। कोकिला ने कहा था, मैं अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती हूँ ताकि भैया का घर दोबारा बस सके। विश्वास करिए, माँ कभी अवरोध नहीं बनेगी और आप पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा। सोमेश ने 2 मिनट रुककर हाँ कह दिया था, बशर्ते माँ वो भाभी की अनुमति हो। माँ हिचक रही थी, परंतु जब सोमेश की भाभी ने कहा कि मायके में भी उसकी माँ नहीं है और ससुराल में भी नहीं, तो क्या वो अपने इतने बच्चों को अपना प्यार नहीं दे सकती? भैया ने मना किया था, पर जब माँ ने कहा था कि वो जब बुलाएगा तब वो यहाँ भी आया करेंगे। अपने खाने पीने का खर्चा वो बाबूजी की पेंशन से देंगे। सोमेश और कोकिला की शादी हो गई थी। पहली रात सोमेश ने कहा था, कोकिला, तुम मुझे मिली, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। मगर एक जन्म में 2 माँ मिल जाना मेरा परम सौभाग्य है। कोकिला ने सोमेश के पैर छू लिए थे, उसे सच्चा जीवन साथी जो मिला था। नमस्कार।